नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज उत्तराखंड में खबरों में बात करेंगे देवभूमि में हो रही आफत की बारिश की। मौसम विभाग की ओर से 9 जुलाई तक देहरादून के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल मंडल के देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों के साथ ही कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में गर्जना के साथ बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई सड़कें बंद हैं और सेब की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन ने यहां पर कई डेंजर जोन चिन्हित किए हैं, जहां पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं। तो वहीं शुक्रवार को 2167 तीर्थयात्रियों का सफल रेस्क्यू किया गया। फिलहाल यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे दी गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग समेत संवेदनशील मार्गों पर प्रशासन ने भूस्खलन संभावित इलाकों को चिन्हित कर रखा है। बारिश के चलते बंद हुई सड़कों की साफ सफाई और मरम्मत कार्य जारी है ताकि आवागमन जल्द बहाल हो सके। मौसम अलर्ट के साथ प्रशासन पूरी सतर्कता से काम कर रहा है। सड़क रेस्क्यू, गश्त और लोगों को सचेत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भूस्खलन से कई सड़कें बंद हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। भूस्खलन से कई सड़कें बंद, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट देखने को मिला। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवनारायण जुड़ चुके हैं देहरादून से। शिवनारायण, लगातार हो रही भारी बारिश से प्रदेश में जो माहौल है वो फिलहाल परेशान कर देने वाला है। यात्राएं प्रभावित हो रही हैं। क्या स्थिति है फिलहाल देहरादून से? अगर शुरुआत करें तो मैदानी इलाका, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने बताया जा रहा है यहाँ पर लोगों को परेशान कर रखा है। चाहूंगा जिस तरीके से ये मानसून आया है और मानसून में लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश से जो आम आदमी परेशान हो रहा है, साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे जो जल भराव की समस्या पैदा हो रही है, जो राहगीर हैं या आम नागरिक हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह ऐसे स्पॉट है जहाँ पर पानी भर जाता है, कई फीट पानी भर जाता है। पिछले पूर्व में ही हमने देहरादून के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी की पोल खुलती हुई नजर आई थी। देहरादून की बात करें तो कई एरिया ऐसा है जहाँ पर सड़क कटाव की भी नौबत आ रही है, जो लगते हुए शहर के क्षेत्र हैं और आउटसाइड में भी होते हैं। और वहीं जो आम लोग हैं उनको जाने में परेशानी होती है और प्रशासन भी इस पर प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विफलता नजर आती है। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं पर सड़कें खोदी गई हैं और सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ है, तो उसी को लेकर के ये काफी परेशानियां यहाँ पे देखने को मिली है देहरादून की बात करें तो। और जो पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में भी कई तरह के भूस्खलन है या बादल है या कहीं पर जो फ्लड हो रहा है, उसी को लेकर के काफी परेशानी हो रही है। इसमें चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। जिस तरीके से चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है, यात्रियों को बार बार निर्देश दिया जा रहा है कि मौसम विभाग की जो समीक्षा है वो देख करके बाहर निकलें या आप रजिस्ट्रेशन कराएं। जो रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं उनको कैंसिल भी किया जाने की भी संभावना है कि जब तक मौसम ये संभावना जता रहा है कि बारिश का रेड अलर्ट है। और बात करें तो जिस तरीके से अभी चुनाव की भी बात करें तो चुनाव भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी 24 जुलाई मतगणना होनी है और अभी तो नामांकन कल लास्ट डेट थी, तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा हो गई या यात्री गण वैसे हो गई जो टूरिस्ट के रूप में आते हैं, सबके लिए ये एक परेशानी वाला और खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर देहरादून की बात करें तो लगातार मैदानी इलाकों में सड़कों की खस्ता हाल हालत ने लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन शिवनारायण, अगर बात करें यात्राओं की तो यात्राएं भी बड़ी तरीके से प्रभावित हुई हैं। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हुआ था, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी लोगों से अपील की गई थी कि सुरक्षित स्थानों पर रहें।
लेकिन स्थितियां परेशान कर देने वाली तब हो गई जब यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की खबरें सामने आ गई। कई जगहों पर रास्ते पूरी तरीके से टूट गए या फिर बंद हो गए, संपर्क ही पूरी तरीके से कह सकते हैं कट गया है। तो फिलहाल यात्रा को लेकर क्या स्थिति है, क्या लोग अभी भी पहुंच रहे हैं या फिर जो जहां पर पहुंचा है उसे वहीं पर रोक दिया गया है? चारों धामों में कहां पर सबसे ज्यादा खराब स्थिति है, विस्तार से बताएं। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा। जिस तरीके से यात्रा की बात करें तो यात्रा पे तो जो नियंत्रण है वो सीएम द्वारा भी और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और उसको देखा जा रहा है कि जहाँ पे मार्ग ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, यमुनोत्री की बात करें या केदारनाथ की धाम की बात करें, तो सभी जगह कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियां सामने निकल कर आ रही हैं। एक मार्ग अगर खुलता है तो दूसरी जगह फिर कहीं ना कहीं स्लाइड हो जाती है। तो उसको लेकर के सूचना दी जाती है कि जो यात्री गण हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। इसमें सबसे ज्यादा बात करें तो जो देखने में आया था, तो ये आपका यमुनोत्री मार्ग में भी कई जगह इस तरीके की संभावना जताई गई और ये संदेश भी दिया गया कि कहीं पे इस तरह का होता है तो उनको सुरक्षित स्थान पर लिया जाए। जी ठीक है, बिल्कुल। यमुनोत्री मार्ग में कहीं ना कहीं दिक्कतें काफी ज्यादा आई जिसके चलते लोग परेशान हुए, लेकिन शिवनारायण सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम का रुख करते हैं और बताया जा रहा है कि उस पूरे धाम में अलग अलग जगहों पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई थी। उनकी क्या स्थिति है? फिलहाल रास्ते बंद हो जाते हैं, कई जगहों पर हमने देखा किस तरीके से सड़कों पर मलबा आ गया, पत्थर आ गए, जिसके चलते श्रद्धालु फंस गए, जो जिधर था वो उस तरफ ही रुक गया। तो अभी क्या सुचारू रूप से वापस से शुरू हो सकी है यात्रा, या अभी भी मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है? ये जो आपने कहा कि केदार धाम में सबसे ज्यादा यात्री पहुंचते हैं, ये सही बात है कि वहां पे सबसे ज्यादा यात्री पहुंचते हैं और इस बार दिक्कतें भी कई आ रही हैं। और जो यहाँ से जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ उनको लगाया गया है, जो भी मार्ग बाधित हुए हैं उनको खोला जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है और जल्दी ही इसको खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मौसम विभाग के अनुसार अलर्ट जारी, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है। अभी जब तक रेड अलर्ट का संदेश है, जब तक उनको नहीं छोड़ा जा सकता, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जा रहा है और जाने की कोई भी हो उनको भेजा नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, यानी अभी लोगों को फिलहाल आगे नहीं भेजा जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। शिवनारायण ये भी जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में यात्रा भले ही जारी रहती है लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। श्रद्धालुओं पर भी कहीं ना कहीं ये बारिश कहर बनकर टूटती है और साथ ही साथ जो व्यापारी इस यात्रा मार्ग में दुकानें लगाते हैं या जिनके होटल्स हैं, इन सभी को भी बड़ा नुकसान होता है। तो बारिश एक तरीके से कहर इन व्यापारियों पर भी बनकर बरसती है। जी मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से लोकल व्यापारी होते हैं उनको जो व्यापार की आस लगी होती है कि यात्रीगण आएंगे तो उससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी आ सकती है और हर साल ये मानसून में ही आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कर सकते, प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा सकते हैं, ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता इसको। लेकिन हाँ, प्रयास जरूर किया जाता है सरकार द्वारा कि इसको कम से कम जनहानि और माल हानि का इसमें संभावना जताई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितनी जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन जैसे ही ये संख्या बढ़ती है और फिर जो मानसून के समय में ये कम हो जाती है, तो जो प्रभाव जो है ये लोकल व्यापारियों पर पड़ता है। कुछ व्यापारी बाहर से आके भी यहाँ पे व्यापार करते हैं, जिसकी वजह से उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवनारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और बागेश्वर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज, बागेश्वर की बात करें तो गरज चमक का दौर लगातार जारी है और जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से बारिश जो है वो कहर बनकर बरस रही है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, स्थितियाँ कैसी हैं आसपास? जी बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में अगले 24 घंटे तक येलो अलर्ट प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। जो इसमें देखने का विषय सबसे बड़ा गंभीर है कि जो हमारे कपकोट क्षेत्र है और गरुड़ के ऊपरी क्षेत्र जो हिमालय पर्वत से जुड़े हुए क्षेत्र है, उसमें अभी भी कम से कम 10 से 12 सड़कें बाधित है और वो अभी भी उसमें भी पीडब्ल्यूडी की टीम और प्रशासन की पूरी टीम लगी है और उसमें जेसीबी भी सारे काम चालू है। लेकिन अभी जैसे कि रुक रुक के जो बारिश हो रही है, अभी आज शाम को भी येलो अलर्ट बताया गया था, कल भी बारिश हुई है और पूरी कल देर शाम तक भी बारिश हुई है।
तो इसमें काफी रोडें भी बंद है और टीम सारी लगी है। और इसमें देखने का विषय होगा जो और जल बागेश्वर में जो गोमती और सरयू का नदी है उसका भी जल स्तर बढ़ा है, जबकि गोमती का देखा जाए तो कम है लेकिन सरयू नदी उफान में है। ये देखने का विषय है। लेकिन सरयू नदी हमारी पिंडर घाटी से बहते हुए कपकोट क्षेत्र से निकलती है, तो उसमें देखने का विषय ये होगा कि ऊपर के क्षेत्रों कितनी आपदाएं। अभी भी बीच में हमने देखा कि एक ऊपर वज्रपात हुआ था तो उसमें भी काफी नुकसान हुआ है उस क्षेत्र में, तो उसका भी अभी प्रशासन आकलन करने में जुटा पड़ा है। तो जो कपकोट क्षेत्र है संवेदनशील क्षेत्र है, तो और इस क्षेत्र में बहुत ही जैसे कि खड़िया का भी कारोबार चलता था और चलता है, तो उसमें अभी जो रोक लगी है उसको भी देखते हुए जैसे जिस क्षेत्र में खड़िया का प्रभाव होगा तो वो क्षेत्र भूस्खलन में बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि उसकी जो जमीनी मिट्टी है वो ढीली होती है, जो उसकी मजबूती है वो बहुत कम होती है। जो इधर का क्षेत्र है अपना ये पिंडर घाटी गिरेचना और इस साइड का अपना कपकोट क्षेत्र से छोड़ते हुए हम बागेश्वर की तरफ देखेंगे तो उसके बाद जो हमारा गिरेचना क्षेत्र है, गिरेचना क्षेत्र में जो मट्टी है वो मजबूत है, लेकिन भूस्खलन तो होता है लेकिन बहुत कम है। लेकिन सबसे ज्यादा बागेश्वर जिले में अभी कपकोट क्षेत्र में ये जो भूस्खलन है और जो बारिश का मापा गया है, जो पानी का जल स्रोत है, वो सबसे बड़ा देखा गया है। जी बिल्कुल, लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और मनोज, ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि सड़कें बंद हो गई हैं, प्रशासन मुस्तैद है कि यात्रा मार्ग भी इसी रूट से होकर जाता है और यहाँ यात्रा पर भी इस मौसम का असर पड़ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, ये आपका सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जो यातायात है वो भी इसमें बहुत दिक्कत है। कहीं से कहीं 1-1 किलोमीटर की दायरे में रोड कट चुके हैं। जो यातायात है इधर के उधर लोग जाने में भी एक तो उनका पैसा भी ज्यादा लग रहा है, दूसरा और जो इसमें टैक्सी चालक है उनको भी दिक्कतें हैं। तो इसमें सबसे बड़ा देखने का विषय जो यातायात है वो भी गंभीर है। और जो पर्यटक हमारे पहाड़ों में आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये दुखद संदेश है कि जो आने वाला रूट आना जाना जो लगा है तो उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। जी शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप भी जुड़ चुके हैं। मनोज, हरिद्वार में कैसी स्थितियां हैं? बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को फिलहाल घाटों के किनारे स्नान करने से भी रोका गया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों पे बारिश हो रही लगातार, उसका असर मैदानी क्षेत्र में भी देखने के लिए मिल रहा है। लगातार यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र में जो गंगा के जलस्तर है वो यहाँ पे बढ़ने लगे हैं। हालांकि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लगातार जो सिख भक्त है वो कांवड़ के लिए गंगा जल लेने के लिए यहाँ पे हरिद्वार पहुंचते यहाँ पे गंगा स्नान भी गए थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो SDRF एनडीआरएफ की जो टीम है वो घाटों पे तैनात कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो ऐसे में किसी श्रद्धालु के साथ, किसी यात्री के साथ कोई जो है डूबने जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तमाम जो टीमें, पुलिस की जो टीम है यहाँ पे जो जल पुलिस है वो तैनात किए गए, साथ ही साथ एनडीआरएफ के जवान यहाँ पे तैनात किए गए। एक दिन पहले यहाँ पे मॉनिटरिंग भी की गई थी, किसी के साथ भी कोई अनहोनी ना हो उसका यहाँ पे पहले ही जायजा लिया गया था कि यदि कोई यात्री या कोई श्रद्धालु गंगा के तेज बहाव में बहा जाता है तो उसको कैसे बचाया जाए। डॉक्टरों की टीम भी घाटों पर तैनात की गई। लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि गंगा के घाटों के आसपास सावधानी से रही। यदि आपको लगता है कि तेज भाव है तो गंगा के बीच में ना जाए, वो साइड में ऐसे ही जो है आप स्नान कर सकते। तो लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है लाउड स्पीकर के माध्यम से। खास तौर से जो हरिद्वार का जो लक्सर वाला क्षेत्र है या लक्सर खानपुर यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे भी कहीं न कहीं बाढ़ जैसी स्थिति हर साल पैदा हो जाती है। तो उसको लेकर भी यहाँ पे जो हरिद्वार के जिला अधिकारी उन्होंने इसके लिए निरीक्षण किया है। स्वयं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित लक्सर में पहुंचे थे। वहां पे जो गंगा तटबंध है वो अक्सर टूट जाते हैं जब तेज बारिश होती है, तो उसका यहाँ पे निरीक्षण किया गया है किस तरीके से लक्सर के लोगों को बाढ़ से बचाया जाए। उसको लेकर यहाँ पे बैठक भी की गई थी, उस पर युद्ध स्तर पे काम भी किया जा रहा है। इससे पहले भी यहाँ पे तमाम जो आपदा राहत जो चौकी है वहाँ पे जो
तो पुलिस बल होता है उसको तैनात किया गया है। यहाँ पे आपदा के जो कर्मचारी उनको भी तैनात किया गया, सभी की छुट्टी भी रद्द कर दी गई। तो ऐसे में जब कहीं न कहीं पर्वतीय क्षेत्र में जब ज्यादा बारिश होती है तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। लगातार ये ऐसी तस्वीरें सामने आती है लक्ष्य से कि जो किसानों की फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। हालांकि जब शुरुआती दौर में मानसून की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं ये मानसून जब आया था तो किसानों के लिए बड़ी अहम और अच्छी खबरें लेके आए थे, क्योंकि अभी धान की फसल का समय और धान की फसल के लिए बारिश की जो बूंदे होती है वो बड़ी खास मानी जाती है। तो इसलिए किसानों के चेहरे चमक उठे थे। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके की मानसून ने दस्तक दी है, लगातार पर्वतीय क्षेत्र में बारिश हुई है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं किसानों की चिंता भी इससे बढ़ गई, क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों की फसल जब बर्बाद होगी तो कहीं ना कहीं इसका असर सीधा सीधा लोगों की जेब पे पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जब फसल बर्बाद होती है तो महंगाई भी बढ़ती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये मानसून इस बार किसी आफत से कम नहीं है। लगातार उत्तराखंड को मानसून बड़े जख्म देके जाते हैं। इसको लेके यहाँ पे तमाम जो अधिकारी है बैठक कर रहे हैं कि बाढ़ से कैसे लक्ष्य वासियों को बचाया जाए, हरिद्वार आने वाले यात्रियों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में से भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और देश के अलग अलग कोनों से तमाम जो लोग होते हैं वो हरिद्वार की पौड़ी से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। लोग श्रद्धालु इस समय गंगा स्नान भी करते तो किसी के साथ में कोई हादसा न हो जाए, इसलिए यहाँ पे पूरे मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जल पुलिस को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर जो एसडीआरएफ के जवान है उनका पैर है, किसी के साथ में कोई हादसा न हो जाए इसका विशेष ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल, लगातार पूरी तरीके से यहाँ पर भी अलर्ट जो है वो जारी है। शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अहम खबर के लिए देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट, अलग अलग जगहों पर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बागेश्वर में बारिश के साथ गरज चमक के साथ लगातार स्थितियां खराब हो रखी हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। रामनगर स्थित काबिल टाइगर रिजर्व में रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने फलदार पौधा रोपकर वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इससे पहले सीएम ने डेला और तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फांटो जोन का भ्रमण किया। सीएम धामी ने कहा, वन और वन्यजीव हमारी अमूल्य धरोहर है, जिनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। ये पर्यटन की रीढ़ है और इसके जरिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि पूरे प्रदेश के 40 वन प्रभागों में फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा, ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के अधिकारी व स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो हमारा कॉर्बेट रिजर्व है, ये अपने आप में विश्व विख्यात स्थान है और बड़ी संख्या में यहाँ वाइल्ड लाइफ है और उनका संरक्षण भी होना चाहिए, संवर्धन भी होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से हमारे राज्य में बहुत बड़ा पर्यटन आता है, बहुत बड़ा रोजगार चलता है। इसके लिए हमने एक इकोसिस्टम यहाँ बना रहे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण से मानव वन्यजीव संघर्ष अक्सर हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होता है। योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार के बहराबाद स्थित पतंजलि रिसर्च सेंटर में नया ओरल हेल्थ प्रोडक्ट पतंजलि गंडूश ऑयल लॉन्च किया। लॉन्चिंग के दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि ये प्रोडक्ट प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा पर आधारित है और इससे 100 साल तक दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री मोदी की लोकल को ग्लोबल मुहिम को आगे बढ़ाने की दिशा में पतंजलि का एक बड़ा कदम है। पतंजलि योगपीठ के इस अभियान से लाखों डेंटिस्ट भी जुड़े हैं। गंडूश ऑयल पूरी तरीके से प्राकृतिक और मुंह की सफाई व दांत सुरक्षा के लिए बेहद प्रभावी बताया गया है। देश के प्रधानमंत्री भी जिस स्वदेशी की बात करते हैं और वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आज हमने इसी दिशा में दंतकांति जो कि डेंटल क्षेत्र में हमने एक नया कीर्तिमान बनाया। अभी डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड से लेकर के देश के हजारों क्या अब तो लाखों डेंटिस्ट जो है पतंजलि के इस अभियान के साथ में जुड़े हैं और दंतकांति टूथपेस्ट के साथ अब दंतकांति गंडूस का भी आज हमने यह लोकार्पण किया है।
अगली खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार जनपद के लक्सर में 48 वर्षीय महिला सरोज देवी की हत्या का शव को एक कबाड़ में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वार्ड 3 शिवपुरी मोहल्ला निवासी सरोज देवी शुक्रवार को पड़ोसी जसवीर सिंह के साथ घर से निकली थी। जसवीर पर सरोज देवी से उधारी को लेकर विवाद चल रहा था। परिजन देर शाम तक सरोज देवी के घर न लौटने पर चिंतित हुए और उनकी तलाश शुरू की गई। रविवार सुबह उनका शव जसवीर के घर से थोड़ी दूर पर स्थित नलकूप के पास मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डोईवाला से बड़ी खबर, जहां गन्ना विकास समिति के चुनाव में इस बार इतिहास रच गया। पहली बार महिला आरक्षित अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित ओमवती पाल ने जीत दर्ज की है। डोईवाला की गन्ना विकास समिति के चुनाव में कांग्रेस समर्थित दोनों प्रत्याशी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने जीत दर्ज की। ओमवती पाल ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है, जो इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित था। देश में आजादी के बाद पहली बार किसान राजनीति में किसी महिला को अध्यक्ष पद मिला है। ये महिला सशक्तिकरण और किसानों की राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जो गन्ना समिति चल इस चुनाव संपन्न हुए और जो किसानों ने पहले की भांति कांग्रेस पर विश्वास जताया, ये सीट जो डोईवाला की गन्ना समिति हमेशा कांग्रेस के पास रही है। और जो यहाँ के किसान हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके संघर्ष में कांग्रेस के साथी हमेशा खड़े रहते हैं। आज मुझे खुशी है कि 1939 के बाद जो हमारी गन्ना समिति बनी है, उसके इतिहास में पहली बार एक महिला नेत्री यानी महिला अध्यक्ष के रूप में हमें मिली है। प्रथम जो प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि किसानों की समस्याओं को खत्म किया जाए। या पर्चियों में कोई दिक्कत आती है या और किसी तरह की भी किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन अब इस आस्था की डोरी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। होटल ढाबों पर पहचान अभियान चलाने के बाद अब स्वामी अश्वीर महाराज ने कांवड़ निर्माण पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारी आस्था का प्रतीक कांवड़ कहीं पवित्रता से समझौता तो नहीं कर रहा? क्या जो कांवड़ हम शिव तक पहुंचाते हैं वो सही हाथों में बनकर आए? बनाते हैं तो उसको जो है कांवड़ नहीं बेचना चाहिए और ये पहली बात प्रतिबंध लगाना चाहिए। कांवड़ जो ये मतलब मुस्लिम अगर बनाता है तो उसको बनाना नहीं चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इसको मतलब इसके बारे में जांच करनी चाहिए और उसके बाद में मतलब जो अपराध 25 साल हो गए अब तक के कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ, ना कोई ऐसा व्यवहार हुआ कि हिंदू मुस्लिम वाला। हमें यहाँ से 25 साल हो गए कावड़ बनाते हुए, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ आज तक। किस तरीके की आस्था आप लोगों की रहती है? भाईबंदी की है सब, भाईबंदी की। हमारे यहाँ बोले भी आते हैं, उनके अंदर भी विवाद ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाला क्या मुसलमान से कावड़ खरीद रहे हैं या हिंदू ले रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बोले भी सब ऐसे अच्छे हैं, हमारे कोई ऐसा बोला कोई खराब नहीं। राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, राजनीति है। भाईबंदी जो है वो भाईबंदी है। हरिद्वार से कावड़ लाने वाले सभी शिव भक्तों से मुझे एक बात कहनी है, एक जानकारी देनी है कि जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है, इस जिहादी गैंग के ही भाई 90% हरिद्वार के अंदर कावड़ बनाते हैं। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने जैसा षड्यंत्र करते हैं, भोजन को अशुद्ध करके सनातन धर्म के लोगों को परोसते हैं। चाहे गंदी नालियों के भोजन, गंदी नालियों के पानी में भोजन बनाना हो, खिचड़ी बनानी हो या सब्जी फलों पर डालना हो। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लाभ देते हुए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।